हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक से ज्यादा प्रेस रिलीजेस, यानी कि आज हम एक दो नहीं कुल मिला के 5 प्रेस रिलीजेस डिस्कस करेंगे जो आज की तारीख में जिन जो कि रिलीज हुई हैं। और इसमें से दो प्रेस रिलीजेस ऐसी हैं जो कि वीवीआईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो चलिए पहली प्रेस रिलीज को डिस्कस करते हैं। और पहली प्रेस रिलीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमारे यहाँ यूपीआई जिसके द्वारा आप फ़ोन पे, जीपे जैसी चीज़ें करते हैं, जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन किया जाता है, उसको 10 साल कंप्लीट हो गए। 10 साल का एक लंबा वक़्त बीता है और आज ही की तारीख में वो 10 साल कंप्लीट हुआ है यूपीआई को। तो जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के क्षेत्र में हमने एक लंबा इतिहास देखा और इसमें ये प्रेस रिलीज़ बेसिकली बात करती है कि 13,000 गुना से ज़्यादा जो है आपका यूपीआई में जो सर्जेस हुआ है, यानी कि ट्रांज़ैक्शन का जो वॉल्यूम है, वो 13,000 गुना ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अमाउंट भी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको अगर हम ध्यान में देखें तो आज की तारीख में कुल मिला के जो यूपीआई है, वो आपका 11 अलग-अलग देशों में, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी भारत से। और आज की तारीख में जो यूपीआई है वो 11 देशों में फैल चुका है। इसके अलावा जो इंडिया जो है, इंडिया का जो यूपीआई जो ट्रांज़ैक्शन सिस्टम है, इसकी भी बड़ी ख़ास बातें रही हैं। अब तक जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इसमें 13,000 गुना ज़्यादा जो वॉल्यूम सर्ज हुआ है, यानी कि प पेमेंट्स का नंबर जो है, जो ट्रांज़ैक्शन का नंबर है, वो 13,000 गुना ज़्यादा बढ़ा है। कैसे? जो फिस्कल ईयर 2016-17, यानी पहले तो ये देख लेते हैं कि यूपीआई लॉन्च कब हुआ था। तो जो आपका जो ये यूपीआई है, वो लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 2016। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके प्री में 100% पूछा जाएगा क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अब आपके प्रिलिमिनरी के एग्जाम के लिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई कब रिलीज हुआ था। तो ये रिलीज हुआ था बेसिकली 25 अगस्त 2016 को। ठीक है। अब 2016 को ये रिलीज हो, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कुल मिला के मात्र 1.78 सीआर, लगभग मोटा मोटा करें तो 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। आज की तारीख में 10 सालों के बाद 2025-26 में जब हम जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन की संख्या 24,162 करोड़, यानी 13,000 गुना का ज़्यादा वॉल्यूम सर्ज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका वैल्यू सर्च के बारे में बात करें कि पहले पैसे कितने ट्रांजैक्शन के द्वारा भेजे गए और आज की तारीख में कितना पैसा भेजा जा रहा है। तो पहले जो साल था 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ पे केवल 0.07 लाख करोड़ रुपया भेजा गया था। आज की तारीख में 314 लाख करोड़ रुपया जो है वो प्रोजेक्टेड है, यानी कि इस वर्ष जो है 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांज़ैक्शन होना तय माना गया है। तो ये जो वैल्यू में सर्ज है वो करीब-करीब 4000 गुना आपके वैल्यू में सर्ज हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो यूपीआई, यही 2 चीज़ें जो हैं इस प्रेस रिलीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि यूपीआई कब इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्चिंग डेट थी इसकी 25 अगस्त 2016 को। फिर दूसरी चीज़ है इसमें वॉल्यूम सर्ज कब हुआ, तो कितना हुआ? 13,000 गुना वॉल्यूम सर्ज हुआ है और वैल्यू का सर्ज हुआ है कुल मिला के 4,000 गुना का वैल्यू सर्ज अभी तक हो गया है। इसमें जो लाइव बैंक्स का पार्टिसिपेशन है, वो 44 बैंक से बढ़कर आज की तारीख में 703, यानी कि 44 से बढ़ के 703 बैंक जो है इसके अंदर लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो नेट है, जो डिजिटल पेमेंट्स का जो ये नेट है, ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो हुआ है भारत में। और ये पहले से ज़्यादा लोगों का, आम आदमी तक आज की तारीख में जो यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन उसके हाथों में पहुँच गया और इसकी वजह से इकोनॉमी में एक तेज़ गति मिली है। और जो कैश ट्रांज़ैक्शन था, जो बल्क में कैश के रुपए के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी, वो पहले से कम हुई है। तो ये थी हमारी पहली प्रेस रिलीज़। अब चलिए डिस्कस करते हैं दूसरी प्रेस रिलीज़ के बारे में। दूसरी प्रेस रिलीज़ है इंडिया और जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के बारे में। और इसमें एक हमारे मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, और वो कौन से मिनिस्टर हैं? कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। उन्होंने जापान के साथ एक, बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरह का कॉन्क्लेव था, उसमें उन्होंने जापानी जो लोग हैं उनके साथ एक कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें साइन की है। तो श्री गोयल जो है हमारे पीयूष गोयल साहब ने, उन्होंने हाईलाइट किया India's strong growth fundamental and opportunities in सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं।
जापानी जो काउंटर पार्ट्स थे उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरलाइन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत के ऊपर लंबे समय तक जो कॉन्फिडेंस भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना दिखाया है, क्योंकि इससे पहले भी जापान का जो पैसा है, जो वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, वो हमारा बुलेट ट्रेन में लगा हुआ है। वो पैसा आपका जो है इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो में जापान का पैसा लगा हुआ है, तो जापान का बाहरी भरकम पैसा जो है वो कई सारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स में लगा है और जिसका उन्हें पैसा वापस अच्छी तरह से मिल रहा है। उनका कभी भी पैसा भारत में डूबा नहीं। इसलिए जापान की जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते नहीं हैं। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपकी न्यूज़ है, इसमें एक बेसिकली भारत में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग पे भारत का बड़ा भारी जोर है, मेक इन इंडिया पे जोर है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अभी हम लोग बात करके आए हैं, यूपीआई, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भारत जो है वो बात कर रहा है जापान से कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है? और यहाँ पर जापानी पैसा जा सकता है और नेशनल पावर ग्रिड में ये पैसा आकर लग सकता है और इसकी सहायता से हम रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर की बात हो और चाहे वो विंड एनर्जी की बात हो, उसमें उसकी वृद्धि के लिए जापान अपना हेल्प जो है विद द हेल्प ऑफ, यानी कि हेल्प कैसे कर सकता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल के द्वारा वो हेल्प कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बात हुई किसके द्वारा? इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बात हुई कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी जापान जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉरिडोर बनेगा वो है गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? तो गिफ्ट सिटी है गुजरात में। और गुजरात में ये जो गिफ्ट सिटी, इसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है? इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। और ये इट विल बी सर्व एज द प्राइमरी गेटवे फॉर द इंटरनेशनल कैपिटल एंड प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लो बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, उसको फैसिलिटेट करने में गिफ्ट सिटी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मोदी जी ने अपने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाया था, जिसी के द्वारा ये अभी पूरा ये जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो पूरा चलेगा, ठीक है? तो एक ये दूसरी हो गई हमारी प्रेस रिलीज। तीसरी प्रेस रिलीज पर चलते हैं, तो तीसरी प्रेस रिलीज एक सिंपल सी बात है, एक एमओयू साइन हुआ है। तो एमओयू तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ एमओयू में कुछ एक्ट्स हैं और वो एक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि सीबीएन, और एक और नाम मिलेगा आपको जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेक्सिल। इनके बीच में एक एमओयू हुआ है और ये एक एमओयू क्या बात कर रहा है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दवाएं भारत में बनती हैं, ठीक है? और इन दवाओं में पड़ता है ओपियम। सारी दवाओं में नहीं, लेकिन बहुत सारी दवाओं में अफीम का प्रयोग किया जाता है। जरूरी है, वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, ये जो अफीम है, ओपियम है, इसको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा। और उसके साथ एनडीपीएस एक्ट है, 1985 का एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब दूसरे हिस्से में आती है फार्मेक्सिल। तो फार्मेक्सिल जो होती है वो क्या है, दवा बनाने की कंपनियों का एक कोलेबोरेशन है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा फार्मेक्सिल है वो है दैट इज नोन एज फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो दैट इज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज फार्मेक्सिल। तो ये क्या काम करते हैं? ये लोग जो हैं ये बेसिकली दवाएं बनाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो प्रॉब्लम देखिए ऐसा है कि प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये लोग दवाएं वगैरह बनाते हैं, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो आपका नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है, वो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट जो है वो इन लोगों पे छापा मारे कर देता है और मतलब क्या कहते हैं, इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चलता है, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, दवाओं की सप्लाई में कहीं दिक्कत आ जाती, कहीं भेजने में दिक्कत आ जाती, ये सारी समस्याओं से दो चार होना चल पड़ता है। इसीलिए फार्मेक्सिल ने, ये आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है यानी सीबीएन ने इसके साथ साइन किया है एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसके जरिए क्या हो गया कि वॉलंटरी कंप्लायंस रिजिम, आप अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि दो जो फ्रिक्शनलेस इंटरनेशनल ट्रेड और सिक्योर सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए इन दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत वॉलंटरी कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है वो बनाया जा रहा है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि जो दवा बनाने की कंपनियां हैं, जब भी कोई दवा बनाएंगी,
मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के पास चली जाएगी, ताकि उनके अधिकारियों को पता चलेगा कि इतने किलोग्राम, इतने ग्राम दवा जो है औषधि का निर्माण हुआ, जिसका प्रयोग भारत में इस चीज़ क्षेत्र में होगा और यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो औषधि भेजी जा रही है, भारत से बाहर भेजी जा रही है। जिस औषधि में इस तरह के नार्कोटिक सब्सटेंस का यूज़ हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ड्रग का अब्यूज़ नहीं होगा, गलत लोगों तक ड्रग्स नहीं पहुँचेंगे और दूसरा फ़ायदा होगा कि जो हमारी दवा बनाने की कंपनी है, दवा बनाने की कंपनी को अपना बिज़नेस रन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली जो एसेंस है। नेक्स्ट प्रेस रिलीज़ पे चलिए फिर से मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रेस रिलीज़ आपकी आए, वो है रक्षा मंत्री। ये प्रेस रिलीज़ तो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है इस प्रेस रिलीज़ की। लेकिन इस प्रेस रिलीज़ में ज़्यादा डिटेल्स अभी तक नहीं आए थे। तो 2-3 पन्ने की 2-3 पैराग्राफ की ये प्रेस रिलीज़ है। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अप्रूव कर दिया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टॉट। किसको अप्रूव किया गया? डीआरडीओ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों की गई है कि भारत में जितनी भी तरह की परंपरागत यानी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको जो है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को सप्लाई करने यानी ट्रांसफर कर दिया गया कि डीआरडीओ ने जितनी भी मिसाइलें बनाना आज तक सीखा था, मिसाइलें बनाई थी डीआरडीओ ने, वो सारी की सारी डीआरडीओ की बनाई गई मिसाइलों की जानकारी कैसे बनाए जाते हैं, नो हाउस, वो डीआरडीओ ने इस आदेश के बाद ट्रांसफर कर दिए प्राइवेट इंडस्ट्री को। जो डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम है, जिसमें पब्लिक इंडस्ट्रीज भी आती हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, वो सारी का सारी नॉलेज जो उनको भेज दी गई। यानी कि आज की तारीख में आसान शब्दों में हम बताएं, इस आदेश के बाद क्या हुआ है? इस आदेश के आने के बाद भारत में रिलायंस और अडानी जैसी जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, गोदरेज जैसी कंपनीज हैं, वो अब से मिसाइलें बनाना शुरू करें। तो मिसाइलें प्राइवेट सेक्टर बनाएगा और नई तरह की मिसाइलों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी वो डीआरडीओ करेगा। देखिए इसी तरह की सेम यही चीज अभी इसरो के साथ भी हुई कि इसरो ने भी अपना कोई भी रॉकेट बनाने से मना कर दिया है। अब इसरो के रॉकेट जो है प्राइवेट सेक्टर बनाएगा और इसरो क्या करेगा? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगा। तो ये जो बेसिकली अंतर आया, इसमें से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर अपने कमांड एंड कंट्रोल के लिए जाना जाता है, इफेक्टिव मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है, वो अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हम कह रहे हैं लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म उनमें नहीं होता है या उनमें अपेक्षाकृत कम होता है और वो टाइम बाउंडेड होते हैं क्योंकि वो जो कारपोरेट होता है वो मार्केट के साथ जुड़ा होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो शेयर मार्केट से उसकी बैलेंस शीट जुड़ी हुई है। जो हमारी पब्लिक सेक्टर की ऐसी कोई भी कंपनी जो कि शेयर मार्केट से नहीं जुड़ी हुई है या उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, रिजिड नहीं होता। तो जो ये मेन काम है, जो जो सिंपल काम है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जैसा काम है, वो जिसमें प्राइवेट वाले माहिर हैं, वो उनको दे दिया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा जो सेंसिटिव काम है, वो केवल किसके पास गया है? वो आ गया है, अभी भी है डीआरडीओ के पास। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल को जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपनी खुद की मिसाइल डेवलप करना शुरू कर दे, ये काम उन्हें नहीं दिया गया। वो अभी तक जो है वो केवल जो मिसाइलें बनाई गई हैं भारत में, उन्हीं का उन्हीं का निर्माण जो है वो अब करेगा। नई मिसाइलों का निर्माण वो नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसके बारे में ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यानी कि बेसिकली आदेश दिया गया है और इस आदेश के ज़रिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टॉट जो है वो किया गया है, ठीक है? तो ये है नेक्स्ट प्रेस रिलीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट। और ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? ये आपके मेंस के एग्जाम के लिए, प्री के एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए लगा तो है, नेशनल कॉन्क्लेव मेला लगा है। किसका लगा है? ट्राइबल लैंग्वेज और म्यूजियम का। कहाँ है? मैसूर में, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, किसी भी प्री एग्जाम पीसीएस वगैरह के प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आदिवाणी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और एक जागो नाम का एआई बॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें यानी कि ट्राइबल लैंग्वेजेस, देखिए होता क्या है, जो हमारा देश है, हमारे देश में जो ट्राइबल भाषाएं, जो ट्राइबल लोग भाषाएं बोलते हैं, वो भाषाओं में दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम ट्राइबल लैंग्वेजेस आर ओरल, बोली जाती हैं केवल, यानी कि वहां पर स्क्रिप्ट नहीं है। ट्राइबल्स आर इलिटरेट, ट्राइब मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स आर इलिटरेट, जो घने जंगलों में रहते हैं, उनको लिखने का स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं, लिखाई की जरूरत है, बोल के ही काम चला लेते हैं।
तो भारत में जितनी भी भाषाएँ हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें से बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेज़ को स्क्रिप्ट में नहीं कन्वर्ट किया गया है, लिखा नहीं जा सकता। केवल बोल-बोल के काम चलाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में दूसरी प्रॉब्लम है कि जो ट्राइबल्स हैं, इनकी संख्या भारत में कम है। तो अचानक से अगर ऐसी स्थिति में जब किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो उस भाषा के लुप्त हो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से भारत में जो ट्राइबल लैंग्वेजेज़ हैं, जो खासकर ओरल हैं, उनको प्रिज़र्व करने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ जो है वो किया जा रहा है। उसी के बारे में ये चीज़ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेनी ट्राइबल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स सर्वाइव प्राइमरीली थ्रू फ्रेजाइल ओरल ट्रेडिशन। वो लिखे नहीं जाते। लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो आज तक लिखे नहीं गए। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने नेशनल कॉन्क्लेव बनाया, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस स्टार्ट किया है एंड म्यूजियम स्टार्ट किया है। ये कहाँ चल रहा है? मैसूर में। और इसमें पॉलिसी मेकर, लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव जो ट्राइबल्स उस पर्टिकुलर ट्राइब के लोग हैं, वो वहाँ पर आके मिले हैं। इसमें जो है कई सारी चीज़ें की गई हैं, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का म्यूजियम वगैरह बनाया गया जो कि अभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हाँ, इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, यहाँ पर जागो एआई असिस्टेंट बनाया गया है। अब ये क्या है कि ऑफिशियल एआई कंजर्वेशनल असिस्टेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब ये कहाँ काम करेगा? जागो बेसिकली आपकी तरह कह सकते हैं एलेक्सा का ट्राइबल वाला रूप है। अब ये क्या काम करेगा? ये ट्राइबल वेलफेयर की स्कीमें अगर इससे आप पूछेंगे तो बता देगा, प्रोग्राम्स के बारे में बता देगा और बाकी चीज़ें जो हैं उनके बारे में ये जो एआई असिस्टेंट है वो आपको जानकारियाँ देगा। ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसने अपना बना दिया। दूसरा जो चीज़ है जिसका नाम है आदिवाणी अपग्रेडेड प्रोग्राम। आदि से मतलब है आदिवासी, वाणी से मतलब लैंग्वेज। तो हम बिल्कुल सही समझ गए कि लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन से संबंधित ये प्लेटफ़ॉर्म है। ये पहला भारत का देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था और वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई एजेंट्स के बारे में सवाल पूछा गया। यहाँ पर देखिए फिर से अब देखिए अब एआई के बारे में फिर से सवाल आएगा। एआई के बारे में आने वाले कई सालों तक सवाल आते रहेंगे। अब आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप लिखेंगे कि ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए भारत सरकार जो है इस तरह के प्रोग्राम्स ला रही है, इस तरह के एआई एजेंट्स या एआई ऐप्स का यूज़ कर रही है, तो आपको ज़रूर नंबर जो है उसमें ज़्यादा मिलेंगे। आपके कॉम्पिटिटर से नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो कौन-सी ऐप है हमारे लिए? दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आदिवाणी नाम की ऐप है। इसका ये इंडिया की पहली फर्स्ट है तो फर्स्ट हो जैसे ही किसी चीज़ में नाम आता है फर्स्ट वो चीज़ 110% इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड ऐप है जो कि ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई पहली चीज। ठीक है। और इसको एक नए डेडिकेटेड आईओएस एप्लीकेशन के लिए लॉन्च किया गया जो कि उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रांसलेशन एंड नॉलेज प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप है। ठीक है। जो कि ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक एक्सपेंशन, एक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ 5 न्यू ट्राइबल लैंग्वेजेस इनटू एआई नॉलेज रिपोजिटरी। तो 5 नई जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, आदिवासियों की भाषा है, उनको जो है आपने एआई नॉलेज रिपोजिटरी में इसमें इंक्लूड किया। ये भी आप ठीक है, आप रख लीजिए, इसको नॉलेज के तौर पे रख लीजिए। एक ये भी चीज़ हो गई। और इंश्योरिंग टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन फॉर फ्रेजाइल डायलेक्ट। ऐसी भाषाएँ जो बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, उनको जो है उनका जो है टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन करके हम उनको प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी जितनी प्रेस रिलीजेस उसी में मेरे हिसाब से ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। तो आज की जो ये प्रेस रिलीज है हमारी जितनी भी हम लोगों ने आज की पढ़ी हैं, इन प्रेस रिलीजेस में हमने जापान का जो इन्वेस्टमेंट है और गुजरात का सिटी है गिफ्ट सिटी उसके बारे में डिस्कशन किया है। और हमने एआई में जो आपकी आदिवाणी ऐप है और जागो जो बॉट है उसके बारे में डिस्कस किया ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। यूपीआई के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ इंडिया में जितनी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम है, डीआरडीओ ने उनका टॉट यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। तो आपके नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर्स के जो जितने भी लोग हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया कंपनीज़ को। और अब इस तरह से जो डिफेंस पार्टनर्स हैं वो हमारे यहाँ की मिसाइलें बनाएँगे। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।